आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग म्यूचुअल फंड से कैसे कर सकते हैं। मैं आपको सारे फॉर्मूले भी एक्सप्लेन करूँगा। आप किस तरीके से रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है आफ्टर फ्यू इयर्स, तो वो भी आप अचीव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मतलब आगे का भी प्लानिंग, या फिर आगे आपको कितना रुपये चाहिए, उससे रिवर्स कैलकुलेशन आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कल हमने एक म्यूचुअल फंड का वीडियो देखा था। हमने बताया था कि म्यूचुअल फंड में इंट्रोडक्शन म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था, कौन से टाइप्स ऑफ फंड रहते हैं, स्कीम्स रहते हैं, इक्विटी फंड, डेट फंड। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इक्विटी फंड है, डेट फंड है, आपको कौन से टाइप ऑफ फंड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, और हर एक का रिस्क रिवॉर्ड क्या क्या रहता है। तो दोस्तों, ये फाइनेंशियल प्लानिंग रहता है। तो ये शुरू होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव से। अगर ये मैं आपको बताऊं, आपको कभी भी आपका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आपको कब कितने पैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है आफ्टर 5 इयर्स आपको चाहिए कुछ मैरिज के लिए, सपोज किसी को चाहिए एक 5 लाख रुपए, तो यहाँ पे वो डाल देंगे कि मुझे 5 साल के बाद मुझे मैरिज के लिए किसी को 5 लाख रुपए चाहिए। फिर अगर किसी का अगर बेटा छोटा है 1-2 साल का, और उसके उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं फॉर हायर एजुकेशन, सो चाइल्ड्स एजुकेशन के लिए हम बोल सकते हैं, अगर कोई बोलता है कि मुझे आफ्टर 15 इयर्स मुझे चाहिए 20 लाख रुपीज, सो ये प्लानिंग है उसका फॉर चाइल्ड एजुकेशन। फिर अगर किसी को रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है 30 साल के बाद, तो वो बोल रहा है कि रिटायरमेंट के लिए मुझे 1.5 करोड़ चाहिए। तो रिटायरमेंट के लिए उसने प्लान डाला कि मुझे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए आफ्टर 30 इयर्स। अभी तो दोस्तों देखिए, ये अचीव करने के लिए सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि जैसे कल हमने देखा था 3 टाइप्स ऑफ फंड थे। इक्विटी फंड था, डेट फंड था, हाइब्रिड फंड था। इसका मैं एक्चुअल एग्जांपल भी आपको दिखाऊं कि इक्विटी फंड के रिटर्न एक्चुअली कितने आते हैं, डेट फंड के कितने आते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों, डेट फंड जो है ना, अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर 2 साल या 30 साल 3 साल में चाहिए, तो आपको डेट फंड ही सिलेक्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड थ्रू। और अगर आपका टारगेट जो है एटलीस्ट कम से कम 5 साल या 7 साल से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर आपको चाहिए, आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, आपको इक्विटी फंड सेलेक्ट करना चाहिए। इक्विटी फंड में भी अलग अलग रहते हैं, आप आपके रिस्क के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा इक्विटी फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल रिटर्न कहाँ से आपको देखना है, कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से, और आपको अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखने हैं तो वो भी आप कहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा है, इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि इसके लिए अभी फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा, 5 साल के बाद हमको कितना रुपया चाहिए, 5 लाख रुपए हमारा एक्सपेक्टेड अमाउंट है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे डाला 5 लाख रुपए एक्सपेक्टेड अमाउंट। अभी देखिए दोस्तों, हमारा रिटर्न कितना बोलता है, हमको कितना परसेंट रिटर्न चाहिए यहाँ पे। अगर हम रिटर्न 12% अगर एक्सपेक्ट करते हैं, जो नॉर्मली मिलता है इसमें आपके इक्विटी फंड में नॉर्मली 12% ये एवरेज रिटर्न मिलता है, तो हम एवरेज ही पकड़ेंगे। इससे ज़्यादा भी कुछ फंड में मिलता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे बहुत सारे फंड है जिसने इसको भी आउट परफॉर्म किया है। तो हम एवरेज अगर 12% पकड़ते 5 साल के बाद, तो यहाँ पे देखिए ये बोलता है कि आपको पर मंथ इन्वेस्टमेंट 6,000 का करना चाहिए। अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है, तो आपको 5 साल में 5 लाख रुपया मिल सकता है। उसके बाद आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, 15 साल के बाद कितने रुपए चाहिए आपको, तो आपको चाहिए 15 साल के बाद इतना 20 लाख रुपीज। तो ये देखिए, अगर आपको 15 साल के बाद 20 लाख रुपीज चाहिए, अगर अगर आपको वो फंड में अगर 12% रिटर्न मिलता है, तो आपको अभी पर मंथ 4,000 इन्वेस्ट करने की जरूरत है। फिर आपका तीसरा जो ऑब्जेक्टिव हो, 30 इयर्स के बाद अगर आपको 30 इयर्स के बाद अगर आपको टोटल चाहिए 1.5 करोड़ रुपया। ये देखिए, ये बोलता है आपको, सॉरी यहाँ पे एक फॉर्मूला ये चाहिए था। आपको अभी 4,200 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आफ्टर 30 इयर्स 12% रिटर्न के हिसाब से आपको 1.5 करोड़ रुपया मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, आपने आपका पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, फिर उस कितने समय के बाद कितना ड्यूरेशन है आपको वो डिसाइड किया। उसके हिसाब से आपने देखा कि आपको कौन से टाइप ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको इक्विटी में करना चाहिए या डेट में करना चाहिए। आपको पता है आपका ड्यूरेशन बड़ा है,
तो आपको इक्विटी में करना चाहिए। शायद यहाँ पे आप डेट में भी कर सकते हैं या इक्विटी में, 5 साल तो मिनिमम इक्विटी में चाहिए ही चाहिए। उससे अगर कम रहेगा तो निगेटिव भी रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि इक्विटी कहाँ पे डालता है, शेयर मार्केट में डालता है, और शेयर का प्राइस इतना बढ़ने के लिए उतना थोड़ा टाइम लगता है। तो डेट फंड कैसा रहता है, डेट फंड जो रहता है वो फिक्स रिटर्न जहां पे मिलते हैं उस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में वो डालते हैं, इसलिए उसका रिटर्न काइंड ऑफ फिक्स ही रहता है, उसमें रिस्क नहीं रहता, कम रहता है। लेकिन अगर आप ज्यादा समय के लिए डाल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इक्विटी में ही डालना चाहिए। अभी देखिए, ये टोटल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी जाके आपको आपका ये ऑब्जेक्टिव ये मीट हो सकता है। ये आपने रिवर्स कैलकुलेशन किया। अभी देखिए, आपको मे भी ऑब्जेक्टिव पता नहीं है, लेकिन आपको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए, इसको मैं फॉर्मूला अगर बताऊं तो इसको फॉर्मूला जो है वो पीएमटी है। पीएमटी फॉर्मूला, ये अगर आप देख, आपको अगर एक्सेल में देखना है, आपका कैलकुलेशन करना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्मूला भी डालूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कोई फॉर्मूले। अभी आपको मैं बोलता हूँ कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है लेकिन आपके पास कुछ अमाउंट है, वो अगर आपको पर मंथ डालना है, तो आप अगर डालते हैं तो कितना रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अभी पर मंथ डालने के लिए कुछ तो सपोज 5,000 रुपया है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस केस में अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ डालते हैं, और अगर आप रिटर्न जो है वो यहाँ पे भी आप यहाँ पे 12% रिटर्न अज्यूम करते हैं। अगर आप 5 साल के लिए मंथली 5,000 रुपये डालते हैं, तो आपको 12% के हिसाब से 4,08,000 मिल जाएगा। इसके साथ आप एक्चुअली इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, 5,000 इंटू ये 60 मंथ के लिए टोटल आप 3 लाख कर रहे हैं, उसके बदले में आपको मिलने वाला है 4,08,000। वही दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप 5 साल का 10 साल कीजिए, यहाँ पे देखिए आपको इसके डबल से भी ज्यादा मिल रहा है, 11,50,000। आपने अमाउंट वही रखा, आपने ड्यूरेशन सिर्फ और 5 साल किया, टोटल आप 6 लाख डाल रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको 11,50,000, आपका इंटरेस्ट रेट वही है। और 5 साल आप बढ़ाएंगे तो आपको देखिए 24,97,000, आपकी इन्वेस्टमेंट के 3 गुना, यहाँ पे 2 गुना, यहाँ पे सिर्फ 1.5 गुना भी नहीं मिला है। फिर आप 20 साल डालेंगे तो आपको 12 लाख के अगेंस्ट 49 लाख, 4 गुना मिल रहा है। और अगर 25 साल रखते हैं तो आपको 93 लाख रुपए मिल सकता है। अब आप बहुत लोग आप कहेंगे कि ये 93 लाख 25 साल की बात, तो आज के हिसाब से इसका वैल्यूएशन क्या है, तो दोस्तों ये भी आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, आप प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यही जो हमने अभी इनकम जो कमाया है, मैं वही डालता हूँ और उसका इन्फ्लेशन रेट डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर 5 साल के बाद मुझे इतना मिलता है, और मेरा जो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन अगर मैं यहाँ पे, अगर इन्फ्लेशन मतलब क्या है, आपका जो पैसे का जो आपका वैल्यू जो हर साल कम होता है, उसके बदले में अगर देखिए, आप अगर इन्फ्लेशन रेट 6% रहता है तो आपको आज के हिसाब से वैल्यू 3,05,000 है। वही अगर आपका इन्फ्लेशन 6% 10 साल के बाद रहता है, तो ये जो 11,50,000 इसका वैल्यूएशन आज के वैल्यू के हिसाब से 6,42। वही अगर 25 साल के बाद देखिए 93 लाख का आज के वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यू है 21,88,000। तो ये हमने आज का वैल्यू भी निकाला, जो हमको 25 साल के बाद इतना पैसा मिल रहा है। अगर हम जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतना पकड़ रहे हैं, नॉर्मली 6% है, आप कुछ भी चेंज करके आपके हिसाब से प्लानिंग उसका कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल कैलकुलेशन। मैंने आपको ये भी बताया कि आप ऑब्जेक्टिव से उल्टा कितना पर मंथ इन्वेस्ट करना है, आपके रिस्क के हिसाब से वो निकाल सकते हैं। अभी देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो अलग अलग फंड है उसका नॉर्मली रिटर्न क्या रहता है। अभी ये देखिए, ये वेबसाइट है ईटी मनी, इसके इसमें अगर आप जाएंगे ना, तो आप देखिए यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड अलग अलग मैंने आपको जो बताया, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड। इक्विटी के फंड में के अंदर भी आपके रिस्क के हिसाब से ये अलग अलग फंड्स रहते हैं। जैसे लार्ज कैप मतलब क्या रहता है कि ये फंड जो हाउस रहते हैं हमसे पैसा लेके लार्ज कैप कंपनी में डालते हैं, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है। मतलब जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस है, इन्फोसिस है, देन आपका टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है। फिर मिड कैप फंड मतलब जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड कैप फंड में आता है। तो उसी तरीके से ये मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अभी देखिए, लार्ज कैप में अब अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखिए ये अलग अलग फंड्स है, कैनारा रोबेको, एक्सिस ब्लू चिप फंड। इसमें आप देखेंगे तो इसका रिटर्न देखिए 20%, 19%, 17। हमने हमारा कितना कंसिडर किया है, वहाँ पे 12% किया है। वो छोड़ो, अगर मैं आपको लार्ज कैप के बाद अगर कुछ मिड कैप भी दिखाता हूँ, तो मिड कैप के देखिए बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कुछ 27%, 23%, 21%, 20.40%, 22%, इतना भी कमा रहे हैं। और कुछ स्मॉल कैप जो फंड है, ये देखिए स्मॉल कैप फंड आपके कुछ तो 25, 27, 25, 25।
तो इतना भी कमा रहा है। तो अगर आप अच्छे फंड सिलेक्ट करते हैं, उसमें अगर डालते हैं, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं, तो आपका जो टारगेट है 12% का, वो भी आप अचीव कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने एक शीट में ये जो बताया था कि आपको जैसे कि आपका अगर टारगेट है रिटायरमेंट में, मुझे कुछ 1.5 करोड़ रुपए अगर चाहिए, तो 1.5 करोड़ रुपए मुझे कमाने के लिए मुझे कितना पैसा डाल सकता है, आपने ये निकाला कि 4200 इतना अभी से आप डालेंगे। 12% अगर रिटर्न 30 साल के लिए अगर आप कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग ग्रोथ से मिलता है, तो आप 1.5 करोड़ कमा सकते हैं। और 1.5 करोड़ का आज के सबसे वैल्यू अगर आपको मैं बता दूं, तो ये देखिए 1.5 करोड़ का अगर इन्फ्लेशन इतना पकड़ते हैं हम, तो आज के हिसाब से इसका वैल्यू आता है आपका 34 लाख, सॉरी ये 30 साल के बाद है, यस, 34,94,000, ये इतना वैल्यू था। तो आपको प्लान करना है कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से आप ये आपका टारगेट 1.5 करोड़ का रखना है, इससे ज़्यादा रखना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी ये फंड में डाला, आपको दिखाया मैंने, ये इक्विटी फंड जो रहते हैं, इक्विटी फंड में ये कैप वाइज भी रहते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक। आपको अगर सिर्फ फार्मा सेक्टर में ही डालना है, फिर आपको कुछ इंफ्रा सेक्टर में डालना है, आईटी में डालना है, तो उसके हिसाब से सेक्टर स्पेसिफिक ही इक्विटी फंड, लार्ज कैप, स्मॉल कैप भी रहते हैं, मिड कैप भी रहते हैं। कुछ ईएलएसएस, ये जो फंड है वो आपको टैक्स सेविंग के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन ये लॉकिंग पीरियड रहता है। फिर कुछ फंड है जो डाइवर्सिफाई फोकस्ड, मतलब आपको सिर्फ टॉप फंड में ही डालना है। फिर मल्टी कैप, इसमें तीनों कैप में डालेंगे वो, लेकिन हर एक का परसेंटेज ऑलरेडी डिफाइन होगा। ये जैसे कि ये यहाँ पे भी लिखा है लॉन्ग टर्म के लिए 4 years और मोर, नॉर्मली 5 to more years रहता है, तो ये बेटर रिटर्न देते हैं। अगर डेट फंड में आपको दिखा, तो ये देखिए डेट फंड में ये देखिए कितना आप फ्यू वीक्स से कुछ सालों तक भी रख सकते हैं। फ्यू वीक्स, 1 week to 1 month, 2 to 4 month, 3 to 9 month, 6 to 12 month, ये है। कुछ फंड आपके 3 to मिड टर्म के लिए, जैसे 2 to 4 years। अगर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव स्मॉल मीडियम टर्म का है, तो यहाँ पे भी रख, यहाँ पे अगर आपका रिटर्न आप देखें, तो ये देखिए रिटर्न दिया है 8.92, 7.73, 9.65। लेकिन इसका रिस्क काफ़ी कम रहता है, क्योंकि ये जहाँ से फिक्स रिटर्न मिलता है वहाँ पे ये इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सारे आपके एडवांटेज है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आपको शुरू करना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव से, फिर उसके बाद कितना टाइम है उसके लिए, फिर उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड देन आप इसमें देखिए कि आपको अगर पता है कि मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए, तो मैं इक्विटी फंड में डालना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, लार्ज कैप में 50% डालिएगा, मिड कैप में 30% डालिएगा, स्मॉल कैप में 20% डालिएगा। तो ये आपका रिस्क है, क्योंकि स्मॉल कैप में आपने देखा 27-28% मिलते हैं, मिड कैप में 20% तक मिलते हैं, लार्ज कैप कुछ अच्छे फंड है तो 15% तक भी देते हैं। तो आपको एवरेज 12 मेंटेन करना है। आप प्लानिंग के लिए 12 कंसिडर कीजिए, अगर आपको रिटर्न उससे ज़्यादा मिलता है तो और बेहतर है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, थ्रू म्यूचुअल फंड ये आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों ये इतना ही था इस वीडियो में, और हम म्यूचुअल फंड के बारे में और डिटेल हम देखेंगे आने वाली वीडियो में, हमारी ये जो सीरीज़ है। तो अगर आपको कुछ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, तो आप डेफिनेटली, अगर आपको कुछ ये फॉर्मूले चाहिए, शीट चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारी शेयर कर देता हूँ। और ये इसके बारे में डिटेल भी मैं आने वाली वीडियोज़ में बनाऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।